हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 इतिहास पाठ नंबर 9। आखिरी पाठ है आपका हरियाणा बोर्ड की किताब भारत एवं विश्व से। चलो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष। चलो शुरू करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। मस्त क्वेश्चन है, छोटे छोटे, मज़ा ही आ जाएगा। चलो अब देखते हैं पहले प्रश्न से। आओ पता करें। क्या पता करें, देखते हैं। छोटे छोटे हैं। पहला प्रश्न, भारत कब आज़ाद हुआ? बता दो भाई। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। बहुत आसान क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग। हो भाई, कौन सा आयोग आ गया ये? इसकी स्थापना कब की गई? 1953 में कर दी थी भाई, याद रख लेना इसको भी। बाकी तो जो है ना, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से बना दिए हैं ताकि आपको जो है पेपरों में हेल्प मिल पाए। और साथ में एमसीक्यूज वगैरह भी सारे अगर आप प्रिपेयर करोगे ना, सब कुछ लिखा हुआ भी है। हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई है अच्छे तरीके से, रिटर्न में भी है और साथ में वीडियोज़ की फॉर्म में। तो अगर आप सारा प्रिपेयर करोगे तो आपकी प्रिपरेशन इस बुक से बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो जरूर से चेकआउट कर लेना। वेबसाइट हमारी CCL चैप्टर, गूगल पे सर्च कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन के लिंक से जा सकते हो। दोनों में मज़ा आ जाएगा आपको। चलो अब देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया ना हमारा। हाँ, भारत के लौह पुरुष कौन थे? आसान सा क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। श्रीलंका कौन से महासागर में है? देखो हम 10th में आ गए हो यार। भारत है नीचे, श्रीलंका है यहाँ पे, और यहाँ ये पूरा समंदर किसका है? क्या कहते हैं इसको? हिंद महासागर है ना। तो यही तो है श्रीलंका भी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत ने आर्थिक उदारीकरण की नीति कब अपनाई? 1991 में। यानी कि आर्थिक उदारीकरण होता है उधार मांग के लाना दूसरे देशों से। तो कब मांग के लाए? 1991 में। ठीक है। सोना गिरवी रखना पड़ गया था 47 कुछ टन, पता नहीं कितना। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। चलो अब अगले प्रश्न आ गए, बड़े बड़े से थोड़े। आओ जाने। बहुत बड़े प्रश्न है भाई, डर के मत भग जाना यहाँ से। संविधान सभा का क्या काम होता है? संविधान बनाना। और क्या काम होता है यार? इतना आसान क्वेश्चन। भारत के पड़ोसी देशों के नाम बता दो। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं। 7 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ 7 ही है यार। देखो, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। ठीक है, सबका पता होगा ना कौन सा कहाँ पे है। बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका थी? बांग्लादेश को बनाया था भारत ने, भारत से ही निकला था वैसे भी ये। चलो देखते हैं। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला भारत पहला देश था। पश्चिमी पाकिस्तान के उत्पीड़न के शिकार बांग्लादेश के जन्म में भारत की विशेष भूमिका थी। भारत हमेशा से ही बांग्लादेश को तकनीक, विज्ञान और उद्योग आदि क्षेत्रों में सहयोग करता रहा है। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था ना, विभाजन हुआ था भारत का, तो 2 बने थे। एक पूर्वी पाकिस्तान, जो मतलब भारत है हमारा ये यहाँ पे, तो एक इधर है बांग्लादेश बुलाते हैं जिसको, एक इधर है पाकिस्तान, हरामी पाकिस्तानी बुलाते हैं उसको आज भी। तो ये लोग जो है ना, ये भले मानुस थे। ये लोग बोले भाई साहब, हमें जो है ना इसके साथ अपना मुंह नहीं कटवाना, हमें अपनी बेइज्जती नहीं करवानी, हमें हमारे देश का नाम बदलना है। तो भारत के साथ बातचीत करके भारत ने जो है पहले मान्यता दे दी कि तुम बन गए बांग्लादेश। ठीक है, तो मान्यता दे दी। अब ये इकलौता पाकिस्तान है जो अपनी बेइज्जती करा सकता है, तुम नहीं करा सकते। ठीक है, तो उसके बाद में जो है भारत ने और भी बहुत सारे सहयोग दिए, मदद की इनकी पैसे के मामले में, भूखमरी में, बहुत सारी जगहों पे। लड़ाई झगड़े तो वैसे करे ही नहीं इन्होंने, भले मानुस थे। सारे जो दंगे हैं वो पाकिस्तान वाले कर रहे हैं, आज के पाकिस्तान वाले। गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये जो है ना एक आंदोलन हुआ था, छोटा सा, ज़्यादा कुछ आंदोलन भी क्या ही बोले इसको, मतलब नॉर्मल सा ही था। ये एग्जाम में नहीं आएगा वैसे, बहुत रेयर चांस आएगा तो कभी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के बहुत से देश विचारधारा के आधार पर 2 विरोधी गुटों में बट गए। इन गुटों में एक था अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अमेरिका के नेतृत्व में बनने वाले को पश्चिमी ब्लॉक और सोवियत संघ के नेतृत्व में बने गुट को पूर्वी ब्लॉक कहा गया, क्योंकि ये पूर्व में था और वो पश्चिम में था। भारत ने दोनों गुटों में समान मित्रता रखने का प्रयास किया। ना मैं उस पार्टी में ना उस पार्टी में, मैं तो थर्ड पार्टी हूँ। भारत के लिए गुट निरपेक्षता का आंदोलन वैश्विक शांति और विकासशील देशों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का प्रतीक रहा है। मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, इसी को हम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, जिसके अंदर गुटों में बट गए थे लोग, मतलब 2 हिस्सों में बट गई थी दुनिया, तो उसको हम गुट निरपेक्ष कहते हैं। हरित क्रांति से क्या मतलब है भाई? ये जरूर कर लेना, ये पेपर में मुझे लग रहा है जरूर आएगा, और आएगा तो 3 नंबर या फिर 5 नंबर का देंगे ये आपको। कोई सा भी दे दे, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते आप। ठीक है, लिमिटेड सा ही है ये क्वेश्चन का उत्तर हमारा। चलो देखते हैं। देश के विभाजन के साथ ही बहुत सी उपजाऊ भूमि पाकिस्तान के पास चली गई।
1960 के दशक में भारत चीन युद्ध, फिर भारत पाकिस्तान युद्ध, फिर सूखे, ये सारी चीज़ों ने हमारी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर कर दिया। इस कारण भारत में खाद्यान्न संकट उत्पन्न होने लगा, यानी खाने की कमी होने लगी। परिणाम स्वरूप किसानों के लिए नई कृषि नीति की घोषणा की गई। इस नीति के तहत उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा में हम ही है ना, तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के में सस्ते और उन्नत बीज, खाद और तकनीक का प्रयोग को प्रोत्साहन दिया गया। और ये जो उन्नत बीज थे ये रूस से लेके आए थे हम लोग, तो ये जो बीज थे और अच्छी खाद दवाइयाँ लेके आए ताकि भैया खेती बढ़िया हो। इस कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई व सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गई ताकि भूखा ना मरे देश, कुछ भी हो जाए। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक की शुरुआत तक आते आते देश में गेहूं, चावल, मक्के की खेती में 2.5 गुना तक वृद्धि हो गई, मतलब दुगने से भी ज़्यादा पैदावार होने लगी देश के अंदर। इस दौर में कृषि उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि हुई और इसी को हम कहते हैं हरित क्रांति। सब जगह हरियाली ही हरियाली। चलो आगे देखते हैं, आओ विचार करें। चलो विचार करते हैं भैया, बैठ जाओ तुम भी। चलो पहला प्रश्न है, भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, मतलब राज्य कैसे बने। सीधी बात है, स्वतंत्रता के बाद रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया था, इसीलिए देश में भाषा और भौगोलिकता के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जरूरत थी। भारत सरकार द्वारा इसके लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग का कार्य भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करना था। यानी कि जैसे हरियाणा है, ऐसे तुम देखोगे ना, तुम्हें अजीब सा लगता होगा कभी सोचा हो तो कि हरियाणा है, हरियाणवी बोलते हैं ना, पंजाब है, पंजाबी बोलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे, लगभग सारे राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए थे, तो आज भी वैसे ही चल रहे हैं। तो सिफारिश करना था। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया और इसके द्वारा देश में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। तो इतने बने थे शुरुआत में, बाद में बढ़ाते गए और आज देख लो कहाँ 28 पे पहुंचा रखे इन्होंने। चलो आगे बढ़ते हैं। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल क्यों लागू किया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों आपातकाल लगाना पड़ गया था, क्या कंडीशन रही। वैसे क्या लगता है आपको, क्या कंडीशन रही होगी। पाठ तो पढ़ के आई हो, वही टेपना आपको भी। आज़ादी के बाद 1975 में भारत ने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का अनुभव किया। राजनीतिक संकट समझते हो ना, राजनीति की वजह से संकट आ जाना देश पे। इंदिरा गांधी की सरकार बनने के 1 साल के अंदर ही, यानी कि दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। इससे जो है मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, खाद्य पदार्थों की कमी, बांग्लादेशी शरणार्थियों की समस्या, सूखा और मानसून की असफलता से जनता में असंतोष बढ़ने लगा, यानी कि जनता दुखी होने लग गई। राष्ट्रव्यापी हड़ताल और छात्र आंदोलनों के कारण देश में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही थी। इस कारण 1974 तक आते आते इंदिरा गांधी की सरकार से जनता का बड़ा हिस्सा नाराज हो गया। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में इंदिरा गांधी को चुनाव में अनुचित आचरण का दोषी पाया गया। इस फैसले के अनुसार अब वह किसी भी पद पर नहीं रह सकती थी। जयप्रकाश नारायण, यानी जिसको हम जेपी के नाम से जानते हैं, उसने देश में उपजे राजनीतिक संकट व न्यायालय के फैसले के आधार पर इंदिरा गांधी पर अपने पद से त्याग पत्र देने का दबाव बनाया। इंदिरा गांधी ने स्वयं को चारों ओर से घिरता देख 25 जून 1975 को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल होती है मतलब ऐसे धारा 144 लगा दी, कोई नहीं निकलेगा कहीं भी। और इस दौरान जो है कुछ 2 साल चली लगभग ये, तो इसमें के दौरान जो है उसने सारे विरोधी, जिसमें जेपी भी शामिल था, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया इन्होंने। 1 लाख से भी ज़्यादा बंदे पकड़ के जेल में डाल दिए थे इसने, तो खतरनाक ही काम कर दिया था। मतलब अपनी राजनीति के चक्कर में लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही थी और कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3, भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या योगदान रहा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। भारत संयुक्त राष्ट्र, ये 2 बार कैसे आ गया, ये कट जाओ, एक बार कट गया, ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक था। भारत ने हमेशा से ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा संचालित शांति सेनाओं में अपने सैनिक भेजकर सक्रिय भूमिका निभाई है। तो ये योगदान रहा भारत का, बस और क्या योगदान करेगा, और क्या वहाँ जाके नाचेगा। चलो देखते हैं आगे। साहब बानो केस क्या था। ये केस वैसे एग्जाम में नहीं आएगा, बट ये मस्ती केस था। इस मामले में जो है ना 3 तलाक को लेके एक प्रथा चलती है मुसलमानों के अंदर, यानी कि विवाह होने के बाद उसको जो है तलाक दे दिया जाता है उसको, जिसको हम कहते हैं 3 तलाक।
तो उसमें जो है 5 बच्चों की एक माँ थी 62 वर्षीय, जिसका नाम था शाहबानो। ये जो है एक मुस्लिम महिला थी, उसको उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। पति जो है गुजारे भत्ते से मजाक कर रहा था कि मैं तेरे को कुछ पैसे नहीं दूंगा। उसने जो है सीधी पहुंच गई कोर्ट में, न्यायालय की शरण ले ली उसने। ये फैसला जो है शाहबानो के पक्ष में आया और बोला गया कि ये जो है तेरे को भत्ता देगा। अब भत्ता लग रहा था शाहबानो को कम, तो उसने बोला गुजारा भत्ता बढ़वाने के लिए दोबारा से उच्च न्यायालय में याचिका डाल दी। उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता बढ़ाने का आदेश दे दिया कि भैया वो सही है, उसको कम लग रहे हैं तो उसको चाहिए पैसा। परंतु निर्णय के विरुद्ध उसके पहले जो पति था तो पति ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर दी। 1985 में उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को सही ठहराते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया, यानी कि उसके पति को गलत ठहराया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हारी याचिका फेल की जाती है। इस फैसले का पुरातन पंथी मुस्लिम नेताओं और संगठनों द्वारा विरोध करते हुए सरकार पर दबाव बनाया गया कि ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम कौन होते हो, ये वो फलाना दिमक्का। परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ, राजीव गांधी की सरकार चल रही थी, उसने 1986 में संसद में कानून बनाकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ही पलट दिया। एक ऐसा कानून पारित कर दिया जिससे वो फैसला ही पलट गया। सरकार के दखल के कारण शाहबानो सर्वोच्च न्यायालय में जीतने के बाद भी हार गई, यानी कि वो पहले तो जीत गई थी केस को, लेकिन सरकार की वजह से वो केस हार गई। इसे ही हम कहते हैं शाहबानो केस, ठीक है ना। चलो बहुत आसान था ना। चलो वैसे याद वाद करना नहीं है, पेपर में टेप लेना, मतलब कॉपी में टेप लेना सही। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के आर्थिक नियोजन पर प्रकाश डालिए। उत्तर देखते हैं। आर्थिक नियोजन समझते हो ना, आर्थिक नियोजन होता है अर्थव्यवस्था किस तरीके से काम कर रही थी भारत की, पैसा रोकड़ा वो चीज़ें, मैनेजमेंट कैसी थी, तो वो हमको बतानी है यहाँ पे। 1944 में ही भारत में 8 बड़े उद्योगपतियों ने बॉम्बे प्लान के रूप में भूमि सुधार, सहकारी पद्धति, योजनागत विकास के लिए आर्थिक परियोजना प्रस्तुत किया। लेकिन देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार द्वारा बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की स्थापना और समाजवाद के विस्तार पर बल दिया गया। इस दिशा में प्रधानमंत्री नेहरू ने अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए 15 मार्च 1950 को सलाहकारी संस्था यानी योजना आयोग की स्थापना कर दी। इसके बाद 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की भी स्थापना कर दी। इसका मुख्य काम क्या था, योजना आयोग द्वारा दी गई जितनी भी सलाह है योजना पर संशोधित दिशा निर्देश देना था। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई, समय समय पर लागू की गई आर्थिक औद्योगिक नीतियां भी पर्याप्त सुधार नहीं कर पाई। 1980 के दशक में विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों के कारण 1991 तक आते आते आर्थिक रूप से भारत कमजोर हो चुका था। विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस आर्थिक संकट का सामना करने के लिए भारत को अपना 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ गया। इसीलिए भारत को 1991 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को मानते हुए अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार करने पड़े। तो ये था देश का आर्थिक नियोजन, यानी भला चंगा देश चल रहा था और नीतियों के चलते देश बर्बाद हो गया और फिर मांगने पड़े पैसे किसी और से, जबकि अपने पास थे पहले, जिसको मैनेज नहीं कर पाए ये लोग। तो ये थे आपके इस पार्ट से अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा। चलो मज़ा हो जा तो किसी को आता ही नहीं है ना प्रश्न उत्तरों में। चलो कोई ना, जो भी था मैंने प्रश्न उत्तर आपको करा दिए हैं। बाकी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर और MCQs वगैरह की वीडियोस भी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगी, तो प्लेलिस्ट में जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलो वीडियो करते हैं ख़त्म। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।